हेलो एवरीवन, स्वाध्याय के हमारे इस 23 सितंबर यानी आज के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। ये हमारा 34वां सेशन है। इसमें हम टॉपिक के रूप में राजस्थान के भौतिक प्रदेश और हम अपवाह तंत्र के रूप में हमारा नया टॉपिक इसमें शुरू करने जा रहे हैं। पेपर 4 में हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट और शब्द युग्म है, जो कि अपने अंतिम चरण में है। मंडे से हम संभवतया ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही नया टॉपिक शुरू करेंगे, जिसके बारे में एक पोल में अपने स्वाध्याय के टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा। तो आप उसमें पोल में बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक पहले स्टार्ट करना है आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार। टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। साथ ही चैनल का संक्षिप्त परिचय यदि आप लोग नए हैं तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलते हैं आज के प्रश्नों पे। राजस्थान के प्रमुख पठारों की अवस्थिति समझाएं 50 शब्द में। फिर है राजस्थान के अपवाह तंत्र की कौन सी विशेषता इसे अन्य राज्यों से अलग करती है, ये हमें बताना है 50 शब्दों में। इसके बाद में चंबल नदी के उद्गम व राजस्थान में प्रवेश स्थल के बारे में बताएं 15 शब्दों में। इसके आज के हमारे सेशन के सोर्स की यदि हम बात करें तो डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना सर की बुक, साथ ही राजस्थान बोर्ड की कक्षा 12 की ओल्ड राजस्थान अध्ययन जो बुक है उसका इसमें हमने कंटेंट में सोर्स के रूप में यूज़ किया है। पहला प्रश्न चलते हैं। राजस्थान के प्रमुख पठारों की अवस्थिति हमें बतानी है 50 शब्द में। तो राजस्थान समृद्ध भौगोलिक विशेषता वाला भूभाग है। राज्य में पाए जाने वाले मुख्य पठारों की अवस्थिति को निम्न मानचित्र अनुसार समझा जा सकता है। ये यहाँ पे मानचित्र लिखना था मुझे, और यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि मैंने मैप खुद से ड्रॉ करने का कोशिश किया, लेकिन वो उतना अच्छा भी नहीं हो पा रहा, शायद शुरू में है। तो आने वाले दिनों में हम इसको ड्रॉ करके भी कोशिश करेंगे। अभी मैंने इसको जो मैप मार्केट में मिलता है उसी पे ड्रॉ करने का प्रयास किया, ताकि आप लोग इसे आराम से समझ पाएँ। तो 1 नंबर मैंने मार्क किया है उड़िया का पठार, 2 नंबर पे आबू का पठार, 3 नंबर पे भोराट का पठार, 4 नंबर पे देश हरो का पठार, 5 नंबर पे लसाड़िया का पठार, 6 नंबर पे मेसा, 7 नंबर पे मंदेसरा, उसी के साथ 8 नंबर पे बीजासन और 9 नंबर पे ऊपरमाल का पठार, साथ ही 10 नंबर में पोतवार का पठार। तो इन सब पठारों के बारे में आने वाले सेशंस में हम डिस्कस भी करेंगे। यहाँ पे एक नोट के रूप में लिखा है कि उड़िया का जो 1360 मीटर का पठार है वो राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। तो आप देखेंगे कि इसमें हमें 50 शब्द में बताना था, लेकिन मैप के कारण हमने इसको काफ़ी कम शब्दों में किया। साथ ही हम यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि 50 शब्द वाले प्रश्न में हमें इतना ही स्पेस मिल पाता है जितने में हमने ये मैप ड्रॉ किया है। चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। राजस्थान के अपवाह तंत्र की कौन सी विशेषता इसे अन्य राज्यों से अलग करती है। तो शुष्क प्रदेशों में गिने जाने वाले राजस्थान में नदियों और झीलों अर्थात जल राशियों का विशेष महत्व है। राज्य के अपवाह तंत्र की निम्नलिखित विशेषता है। यहाँ आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है, जिसमें नदियाँ कुछ दूरी तक प्रवाहित होकर रेत या भूमि में समाहित हो जाती है। इसके उदाहरण के रूप में कांतली, साबी, घग्गर और काकनिया नदी को हम लिख सकते हैं। साथ ही दूसरे नंबर की विशेषता यहाँ हमारे यहाँ की है कि वर्ष पर्यंत बहने वाली नदियों का हमारे यहाँ अभाव है। केवल चंबल नदी ही एकमात्र नदी है जो वर्ष पर्यंत बहती है। तीसरे नंबर पे वास्तव में राज्य की अपनी कोई वृहद नदी नहीं है। चंबल व माही राज्य से होकर गुजरती है। तो ये हमने राजस्थान के अपवाह तंत्र की कौन सी विशेषता है जो इसे अन्य राज्यों से अलग करती है। तो मूलतः तो ये विशेषता आंतरिक प्रवाह प्रणाली वाली है। आंतरिक प्रवाह प्रणाली के अलावा 2 प्रणाली और है, जिसे बंगाल की खाड़ी प्रवाह प्रणाली बोलते हैं और अरब सागर प्रवाह प्रणाली बोलते हैं। तो ये दो तो लगभग सभी राज्यों में पाई जाती है, लेकिन तीसरी जो आंतरिक प्रवाह प्रणाली है वो केवल और केवल राजस्थान में पाई जाती है, ऐसा हमें बताया जाता है। फिर हम बात करते हैं चंबल नदी के उद्गम व राजस्थान में प्रवेश के बारे में बताना है। तो चंबल, जिसका पौराणिक नाम चर्मण्यवती है, नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में महू के निकट मानपुर के समीप जाना पाव की पहाड़ी से होता है, जो कि विंध्य पर्वत का ही एक भाग है। राजस्थान में चंबल नदी 84 गढ़ के नज़दीक से प्रवेश करती है और अंत में यह उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में यमुना में मिल जाती है। तो ये मैंने मैप से ड्रॉ करने का इसमें कोशिश किया कि ये जाना पाव की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से चंबल नदी निकल रही है जो कि 84 गढ़ से राजस्थान में एंटर कर रही है। ये कोटा में जाते हुए फिर बूंदी और सवाई माधोपुर की बॉर्डर से जाते हुए ये धौलपुर करौली होते हुए यमुना में मिल जाती है।
तो ये इसमें हमने डायग्राम लिखा है, चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश व प्रवाह। तो ये चंबल नदी के उद्गम और राजस्थान में प्रवेश के बारे में बताना था। साथ ही हमने इसमें ये भी बताया कि अंत में ये उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में यमुना में मिल जाती है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हमने यहाँ पे बताने की कोशिश की जो क्वेश्चन में पूछा गया उसके अलावा। चलते हैं हिंदी के सेशन में। शब्द युग में हमारा टॉपिक चल रहा था 273 के करीब हमने पिछले सेशन में डिस्कस किए। 274 पे चलते हैं हम। सम्मत और संवत। सम्मत यानी एक ही राय का और संवत यानी वर्षा। सुधि और सुधी। सुधी यानी याद होना, सुधी यानी बड़ी की मात्रा यानी बुद्धिमान, जबकि शुद्ध का अर्थ होता है होश या चेतना। नेक्स्ट है सर्ग और स्वर्ग। सर्ग यानी सृष्टि रचना, स्वर्ग यानी देवलोक। फिर है सुवर्ण और सवर्ण। सवर्ण यानी समान या ऊंची जाति का, सुवर्ण यानी सोना या अच्छे रंग का। नेक्स्ट इज सम और शम। सम यानी बराबर, शम यानी शांति। उसी के साथ 279 है साम और शाम। साम यानी एक वेद और शाम यानी संध्या। सागर और सागर। सागर के नीचे गै के नीचे बिंदी है, उसे हम गौर करेंगे। सागर और सागर। तो सागर का अर्थ होता है समुद्र, जबकि सागर में गै के नीचे जो बिंदी लगती है उसका अर्थ निकलता है शराब का प्याला। फिर है सुधार और सिधार। सुधार यानी संस्कार और सिधार यानी प्रस्थान। फिर सुरभि और सुरभि। सुरभि में छोटी ई की मात्रा गंध और सुरभि में बड़ी ई की मात्रा गाय। नेक्स्ट इज स्त्रोत और स्रोत। स्रोत यानी उद्गम, स्तोत्र यानी स्तुति, जबकि स्रोत यानी स्रोत और श्रोत्र यानी कान। दोबारा पढ़ता हूँ इसको मैं। स्रोत जो से के नीचे रे लगा हुआ है उसे बोलेंगे उद्गम। स्तोत्र बोलते हैं जिसे बोलते हैं स्तुति, और स्रोत और श्रोत्र जिसे बोलते हैं वो होता है कान। ये हमारा हिंदी का सेशन। अब हम चलते हैं इंग्लिश की तरफ, जिसमें वन वर्ड हमारे अंतिम चरण में है। इसमें हम नेम ऑफ साइंटिस्ट जो वन वर्ड है उसमें महत्वपूर्ण जो वन वर्ड है उसको याद लेते हैं। 249 तक हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया। वन हुज फील्ड ऑफ स्टडी इज इंसेक्ट, यानी ऐसे वैज्ञानिक जिनकी स्टडी का विषय जो है वो कीट पतंगे हैं, इसको बोलते हैं एंटोमोलॉजिस्ट, कीट विज्ञान शास्त्री। नेक्स्ट इज वन हुज फील्ड ऑफ स्टडी इज लैंग्वेजेस, यानी जिसके अध्ययन का जो फील्ड है वो लैंग्वेज है उसको बोलते हैं फिलोलॉजिस्ट, भाषाविद। नेक्स्ट है आदमी के व्यवहार, नेचर ऑफ मैन के बारे में जो वन वर्ड्स हैं उनको हम लेते हैं। इफ़ अ पर्सन हैज़ अ स्वीट एंड फ्रेंडली नेचर, यानी सुशील, जिसे सुशील सुंदर सुशील जो हम पढ़ते हैं, तो सुशील को इंग्लिश में बोलते हैं एमिएबल। इफ़ अ पर्सन हैज़ अ स्वीट एंड फ्रेंडली नेचर। उसके बाद में इफ़ अ पर्सन इज़ ऑलवेज लुकिंग फॉर फाइट, यानी यदि एक व्यक्ति हमेशा झगड़े के बारे में सोचता रहता है उसको बोलते हैं लड़ाकू, इंग्लिश में इसे बोलते हैं बेलिकोज। फिर है इफ़ अ पर्सन फील्स सॉरी फॉर द रॉन्ग ही हैज़ डन, यानी व्यथित व्यक्ति जो अपने किए पर मतलब दुख प्रकट करता है, बुरा उसे लगता है, तो इसको बोलते हैं COMPUNCTIOUS। इसका उच्चारण भी मैंने लिखा है कंपंक्शियस, तो इसको हम कंपंक्शियस करके उच्चारण कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंग्लिश का सेशन। ये पूरा सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूरा सेशन देखने के लिए आपका एक बार फिर से थैंक यू।